नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर सियासत के मैदान में गौतम अडानी की चर्चा हुई। आज फिर पार्लियामेंट में गौतम अडानी के नाम पर हंगामा हुआ। इस बार विरोधी दलों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इशू बनाया। अडानी पर लगे इल्जामात को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर करीब करीब सारा का सारा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। अब इस सवाल पर पार्लियामेंट में चर्चा कराने और जेपीसी के गठन की मांग की जा रही है। एक और खबर यह आई कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने बैंकों से गौतम अडानी की कंपनियों को दिए गए लोन की डिटेल्स मांगी है। यह भी पता चला कि सेबी और आरबीआई अपने लेवल पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात की जांच भी कर रही है। दूसरी तरफ गौतम अडानी ने एक बार फिर साफ साफ लफ्जों में कहा, उनकी किसी कंपनी ने किसी भी लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं की है। उनकी कंपनियों का सारा ट्रांजैक्शन ब्लैक एंड व्हाइट में है। उन्होंने किसी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। और इसके बाद गौतम अडानी ने वो किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। गौतम अडानी ने बड़ी हिम्मत का काम किया। फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी अपने एफपीओ को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अडानी ने कहा कि इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा जताया। अब वो एफपीओ वापस ले रहे हैं ताकि मार्केट की उथल पुथल से उनके इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। अब सवाल यह कि क्या रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी के पास अडानी के शेयर हैं? क्या एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट को बिना जांचे परखे सच मान लेना सही होगा, या फिर हमें आरबीआई और सेबी का भरोसा करना चाहिए, उनकी जांच का इंतजार करना चाहिए? क्या यह मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है? पार्लियामेंट में हंगामे के पीछे विरोधी दलों की रणनीति क्या है? आज कांग्रेस ने अडानी के कंपनियों में एलआईसी और एसबीआई के इन्वेस्टमेंट पर भी सवाल उठाए और आज इन दोनों इन्वेस्टर ने स्टेटमेंट जारी किया। यह स्टेटमेंट मेरे पास में है। एलआईसी और एसबीआई दोनों का कहना है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, दोनों को अडानी से कोई शिकायत नहीं है। अब सवाल है कि फिर इनके नाम पर राजनीति में इतना तूफान क्यों? क्या अडानी बहाना है और असल में मोदी निशाना है? इसे समझने के लिए जानने की जरूरत है कि अडानी का बिजनेस, अडानी के शेयर्स की वैल्यू, अडानी की वेल्थ कब बढ़ी? तब बढ़ी जब देश में कांग्रेस की सरकारें थी, या अडानी की सारी ग्रोथ मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुई? क्या अडानी ने सारे प्रोजेक्ट सिर्फ उन राज्यों में लगाए जहां बीजेपी की सरकारें हैं, या कांग्रेस तो दूसरे दलों की सरकारों ने भी अडानी को बुलाकर अपने यहां इन्वेस्टमेंट करवाया? इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। विरोधी दलों ने गौतम अडानी को लेकर कैसे हंगामा किया। आज जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा वैसे ही शुरू हो गया। विरोधी दल हंगामे की तैयारी के साथ आए थे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में विरोधी दलों के नेता वेल में आ गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। विरोधी दलों की मांग थी क्वेश्चन आवर को रोककर पहले अडानी ग्रुप पर लगे सनसनीखेज आरोपों पर चर्चा की जाए। जब लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्ष की मांग ठुकरा दिया तो हंगामा बढ़ गया। राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्सगिविंग मोशन का इसके बाद हालात ऐसे बन गए कि दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे आज सुबह यह क्लियर हो गया था कि पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। सुबह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में 13 विरोधी दलों की एक मीटिंग हुई थी। इन दलों ने सदन में चर्चा की मांग की। 9 विरोधी दलों के नेताओं ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। विरोधी दलों की मांग है कि सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन करे। इसी मांग को लेकर पार्लियामेंट में शोर मचा। सरकार ने साफ कर दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। पहले प्रेसिडेंट के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद विपक्ष नियम के तहत नोटिस दे, जिस विषय पर चाहे सरकार चर्चा के लिए, बहस के लिए तैयार है। प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को चलाना नहीं चाहते, वो आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते।
माननीय मंत्री जी ने बहुत चले विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न को का आप उत्तर भी दिया है। उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। प्लीज जाइए अपने स्थान पे जाइए। थैंक्स गिविंग मोशन जो होता है एक महत्वपूर्ण चर्चा होता है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये पहला भाषण है माननीय राष्ट्रपति जी का, ज्वाइंट सेशन में पहला भाषण है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं चर्चा करो। पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, चर्चा करो। आप ये ऑलवेज जब बजट सेशन शुरू होता है तब प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्स गिविंग मोशन का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया चर्चा शुरू करो, गलत परंपरा मत डालो। बैठिए, चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं उसकी अनुमति होगी, चर्चा होगी। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। आप अपने सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष ने न सरकार की बात सुनी, न स्पीकर के रिक्वेस्ट को माना। हंगामा जारी रहा तो आपने देखा सदन को अडजन कर दिया गया और इसके बाद विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर इल्जाम लगाने शुरू किए। खड़गे ने कहा सरकार हकीकत को छुपाना चाहती है, आम लोगों के लाखों करोड़ डूब गए और सरकार चर्चा से भाग रही है। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है, सरकार सच्चाई सामने लाना चाहती है तो एक ही रास्ता है, सरकार जेपीसी का गठन करे। जनता के दुख और दर्द को लोगों के सामने अगर नहीं बोलेंगे और करोड़ों रुपए आज जो LIC में डूब रहे हैं, SBI में डूब रहे हैं, दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में डूब रहे हैं, तो ये सब जनता का पैसा है, सरकार का नहीं है। और सरकार इसके पीछे वो किसी एक कैपिटलिस्ट को अगर सपोर्ट करना है तो वो यही करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करते हैं। तो हमको ये सच्चाई क्या है अगर मालूम होना है तो एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर ये सारे चीज़ों पे एक जो US ने भी एक US फर्म ने एक जो रिपोर्ट आज खुला कर दिया है, अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके इंक्वायरी करके देश के जनता को बताए, क्योंकि जनता के करोड़ों लोगों के इसमें पैसे है, इन्वेस्ट किए हैं। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल इस मुद्दे को किस कदर राजनीतिक रंग ले रहे हैं, इसका इशारा आपको इस बात से मिल जाएगा कि आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि सोमवार से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में LIC और SBI के दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। आज लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बात सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं है, ये देश के उन करोड़ों लोगों का सवाल है जिन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखी है, जिन्होंने स्टेट बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की हुई है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासा हुई है उसमें आम लोगों के अंदर ज़्यादा डर पैदा हो गए हैं। आम लोग सोचते हैं कि उनकी पैसा कहीं ना खो जाए, उनकी जो मतलब स्टेट बैंक कहिए, ये LIC कहिए, ये तो आम लोगों की पैसा है ना। और ये LIC और SBI से भारी तादाद में पैसा निवेश किए गए थे, तो आम लोगों के अंदर जो भय की माहौल पैदा हो गए हैं। और स्टॉक मार्केट में जिस तरह की हलचल मचे है, आज हिंदुस्तान के ये बड़ा हिस्सा के लोग ये स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पैसा भी निवेश करते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे सरकार के सामने कि एक काम कीजिए, JPC बना दीजिए, सब पार्टी के लोग ये JPC में शामिल रहेगी और विस्तार से चर्चा होगा सदन के अंदर। कोई जरूरत नहीं है, बाहर से ही चर्चा कर सकते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अब जगह जगह बैंकों के सामने लाइनें लगेंगी,
क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। भाई अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ना कोई चोरी कर सकता है, ना डकैती डाल सकता है। अब वहीं नहीं, पैसा वहीं चला जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं है बैंक की। आपका करोड़ों रुपया जमा हो 1 लाख दे सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो दहशत हो गई है। आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली यहाँ नहीं मालूम अभी पड़ता है। जो बाहर ज़िले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा, स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनके सब पैसे ही नहीं है। दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई। ये स्थिति हो गई। मैनेजर्स क्या करें? सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले। 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चाहिए। इतना दहशत लोगों के मन में है। इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे, अरे ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। हम तो करोड़ों लोगों के जो हित खत्म हो रहा है, जो मरते जा रहे हैं, लोग देखना आत्महत्या करना शुरू कर दें। विरोधी दलों के नेता इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपीज गौतम अडानी के पक्ष में खड़े हुए दिखना नहीं चाहते। वो गौतम अडानी के पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और गौतम अडानी के कारोबार को लेकर सरकार पर विरोधी दल जो हमले कर रहे हैं, उसका जवाब दिया रामदास अठावले ने। रामदास अठावले केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आरपीआई के नेता हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चश्मा बदलना चाहिए। सरकार जांच के लिए भी तैयार है, चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। विपक्षी दल हमेशा ही करता है मोदी सरकार की निंदा। ये तो है उनका हमेशा का धंधा। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। इनका विरोधी दलों का चश्मा एकदम अलग चश्मा है। इसके ग्लास मतलब ऐसे है कि उनको पूरा काला दिखता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विरोधी दलों ने चश्मा ठीक पहनना चाहिए। कोई न कोई तो कारण ढूंढ कर ये लोग हमेशा टाइम बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन हंगामा करके हाउस अर्जन करना अच्छी बात नहीं है, और विपक्षी दलों के इस भूमिका का हम विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि जो इंश्योरेंस का विषय है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और उसके लिए मतलब क्वेश्चन आवर सस्पेंड करना और उस पर चर्चा करने के लिए तो हम लोग तो तैयार है। चर्चा कोई विषय पर हो, घोटाले पर जो चर्चा हो या इंश्योरेंस के विषय पर चर्चा हो, चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वो नियम के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए, ना कि हंगामा करके चर्चा नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरी नहीं है। सरकार जांच करने के लिए तैयार है, सरकार पूरी जांच करेगी, उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विरोधी दल सदन में हंगामा करते रहे और सदन के बाहर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाए। आम आदमी पार्टी इस मामले में काफी एग्रेसिव है। केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, उन्हें तो शक है कि गौतम अडानी देश से भाग सकते हैं, और इसके आधार पर संजय सिंह ने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की। इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है, उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं।
गौतम अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का हमला कोई नई बात नहीं है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके बरसों पहले भी राहुल गांधी कहते थे अंबानी अडानी की सरकार है। जब अडानी के शेयर की वैल्यू टॉप पर थी, तब भी विरोधी दलों के नेता कहते थे मोदी ने सब कुछ अडानी को बेच दिया। जब अडानी पर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सवाल नहीं उठाए थे, तो भी कांग्रेस के नेता कहते थे अडानी को मोदी ने बैंकों से लोन दिलवा दिया। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विरोधी दलों को मोदी पर हमला करने का एक अच्छा खासा बहाना मिल गया। चूंकि इस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में अडानी के शेयर की वैल्यू घट गई, वो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से 16 नंबर पर पहुंच गए, तो विरोधी दलों को लगा यह मौका तो अच्छा है, मार्केट में सेंटिमेंट है। अडानी पर पहले जितने इल्जाम लगे थे उसकी सफाई मैंने आपकी अदालत में उनसे मांगी थी। अडानी ने सारी बातों के टू द पॉइंट जवाब दिए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अडानी इतने अमीर, इतने सफल इसलिए बने कि मोदी ने उन्हें सपोर्ट किया? क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अडानी एक फ्लॉप बिजनेसमैन थे, या अडानी को शुरुआती सफलता कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के सपोर्ट से मिली? इसका जवाब गौतम अडानी से बेहतर कौन दे सकता है? सुनिए। अडानी ग्रुप की जर्नी की बात आप करते हो, और ये खाली अडानी ग्रुप की जर्नी की बात नहीं है। आज के हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आप उसकी जर्नी की बात करेंगे, और मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि अडानी ग्रुप को एंड पर्सनली गौतम अडानी को 3 जगह पे ब्रेक मिला था बिजनेस के लिए। पहला मेरे को ब्रेक मिला था 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। आज लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर राजीव गांधी ऐसा शख्स था कि जिसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको अपने एग्जिम पॉलिसी बता रहा है, वो उसका काफ़ी रिफॉर्म्स किया। पहले हर आइटम एमएमटीसी और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के थ्रू इंपोर्ट होती थी। उन्होंने पहली बार ये सब रॉ मटेरियल आइटम्स को ओपन जनरल लाइसेंस में रखा। टेलीकॉम में क्रांति लाई, और उसकी वजह से अडानी ग्रुप, उसने एक छोटा डायमंड ट्रेडर्स में से ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस के ऊपर पांव रखा। और मेरे को आज लग रहा है कि जो वो नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरा औद्योगिक जन्म भी हो सकता था। उसके बाद में हुआ सेकंड बदलाव आया, जो 91 के अंदर, जब डॉक्टर नरसिंह राव की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक देश को नई दिशा दिया, और जिसमें इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक मोड़ दिया, और जिसकी वजह से आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ग्रुप ने काम किया हुआ है, उसकी नींव वो 91 के अंदर, 91 to 93 के अंदर, जब नरसिंह राव की गवर्नमेंट ने ये सब काम किया, उसका रिफॉर्म्स किया, उसकी वजह से हुआ है। और थर्ड, मेरे को गुजरात सरकार में, उसके बाद में चिमन भाई पटेल की सरकार थी, उन्होंने मेरे को कैप्टिव जेटी बनाने का लाइसेंस दिया। और 95 के अंदर वैन केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने, और उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाए, और उसके बाद में नीतियाँ बनाई कि पहले गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशनल हाईवे 8, जो बॉम्बे से दिल्ली तक जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वापी, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, वहाँ पे हो रहा था। और उन्होंने पहली बार एक दिशा बताई कि नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कोस्टल बेस होगा, और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने गुजरात में 10 पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए
और वो इंडस्ट्रियल जोन करने के लिए आज जो जामनगर रिफाइनरी एसआर की है, न्यारा जो पहले एसआर की रिफाइनरी, रिलायंस की रिफाइनरी, अजीरा डेवलपमेंट, तो ये सब जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए ये मुंद्रा कच्छ में भी ये डेवलपमेंट हुआ। तो मैं मेरी लाइफ का देखता हूँ तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव जी की सरकार थी और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केसुबी की गवर्नमेंट ने मिला। अब दो बातें साफ हैं। अडानी की प्रोग्रेस उस जमाने में शुरू हुई जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उनकी ग्लोबल इमेज तब बनी जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने नीतियां बदली, पॉलिसीज बदली और अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए बिजनेस खड़े कर दिए, वैल्यू क्रिएट की, जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। फिर चिमन भाई पटेल के जमाने में और बाद में मोदी के जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ने रफ्तार पकड़ी तो गौतम अडानी ने भी रफ्तार पकड़ी। वैसे गौतम अडानी ने आपकी अदालत में अपनी जो जर्नी बताई वो कोई सीक्रेट नहीं है। गौतम अडानी के बारे में ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। राजनीति में दखल रखने वाले ज्यादातर लोग इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि जमीन से उठकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले शख्स पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मैं एक दो लोगों की बात आपको सुनवा देता हूं। अजय आलोक ने कहा कि गौतम अडानी की सक्सेस स्टोरी तो बच्चों को बतानी चाहिए, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। गौतम अडानी ने कांग्रेस के जमाने में 2 करोड़ की नेटवर्थ से कारोबार शुरू किया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त तक 80,000 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारी बन गए थे। दुर्भाग्य है ये कि आज एक कॉरपोरेट एंटिटी को हम राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। निशाना अडानी नहीं है, निशाना पार्लियामेंट है। नहीं चलने देना है, बजट से नहीं होना। नहीं तो एक बार बताइए, ये एक सक्सेस स्टोरी है। 1981 में एक लड़का मुंबई से आता है, 18 साल की उम्र में प्लास्टिक का कारोबार करता है। 1989 में उस लड़के के पास 2.25 करोड़ की संपत्ति होती है, वो ट्रेडिंग कंपनी का काम शुरू करता है। 1992 में वही लड़का फिर कारगिल, एक कंपनी थी जो बांग्लादेशी कंपनी, कारगिल और अडानी मिलकर जॉइंट वेंचर करते हैं गुजरात सरकार के साथ। पहली बार मुद्रा पोर्ट उसको मिलती है सॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। 1993 एक साल के बाद टर्नओवर पहुंच जाता है 150 करोड़, 2.2 करोड़ से 150 करोड़। 1993 में चिमन भाई पटेल 35 एकड़ जमीन देते हैं अहमदाबाद से जस्ट बगल में, जिसपे आज अडानी एंटरप्राइजेज है लीज पे। क्यों? ताकि उद्योग बढ़े, रोजगार आए। हर सरकार की सोच ये होती है। 1993 से आप आगे बढ़िए, 1998 में शिप डॉक मुद्रा पे पूरा उनको उनके पास चला जाता है। मोदी जी तो नहीं थे उस वक्त। 1999 में इसी तरह से जितनी आपकी कोल ट्रेडिंग है वो शुरू कर देते हैं वो। मोदी जी तो नहीं थे 99 में गुजरात में। 2000 में लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड मिल जाती है हमको, टर्नओवर पहुंच जाता है 3,500 करोड़। 2006 में लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर यूपीए के द्वारा लाइसेंस मिलता है, टर्नओवर पहुंचता है 52,000 करोड़। 2006 लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर के बाद उसके बाद फिर आते हैं पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन 2009 टर्नओवर पहुंच जाता है 51,000 करोड़। 2013 लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पावर डिस्ट्रीब्यूटर मुद्रा पोर्ट से अडानी, टर्नओवर पहुंच रहा 80,000 करोड़। 1.92 बिलियन डॉलर्स के आदमी पहले से थे, उसके बाद मोदी जी के यहाँ आगे बढ़े। ये तो एक सक्सेस स्टोरी है। और आज जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? महाविकास अघाड़ी ने पोर्ट दिया या नहीं दिया? दिघी पोर्ट क्या बिना रूल्स को फ्लाउट किए हुए दे दिया? सीपीएम वाले बहुत चिल्ला रहे हैं केरला में पोर्ट नहीं दिया। विजिलैक पोर्ट किसने दिया? अडानी को। उन्होंने दिया कि नहीं दिया? सब लोग देते हैं, किसी की भी सरकार हो। तो क्या ये सब देश बेच रहे हैं? यह बात सही है कि अडानी को राजीव गांधी की सरकार के वक्त में काम मिला, ग्रोथ हुई। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, ग्लोबल इमेज बनी। चिमन भाई की पटेल की सरकार में काम मिला। अगर हाल ही में देखें, पिछले कुछ वर्षों में उद्धव ठाकरे की सरकार ने काम दिया। केरल में पिनराई विजन की सरकार ने अडानी को कंपनी को काम दिया। अशोक गहलोत, इनकी सरकार में अडानी को प्रोजेक्ट मिले और इन सरकारों ने कोई गलत काम नहीं किया।
लेकिन जिस तरह से गौतम अडानी को लेकर आरोप लग रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, वो सारी बातें सुनने के बाद यह साफ है कि सारा मामला पॉलिटिकल ज्यादा है, फाइनेंशियल कम। गौतम अडानी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगे हैं वो 15 से 20 साल पुराने हैं। इनमें बहुत सारे इल्जामात पर अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। जो नई बात उठाई जा रही है वो है एलआईसी और एसबीआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर। दावा किया गया है कि एलआईसी और एसबीआई ने अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डूब सकता है। इसका जवाब एलआईसी और एसबीआई के स्टेटमेंट में दिया गया है। दोनों संस्थाओं ने साफ साफ कहा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज रिजर्व बैंक ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों से पूछा कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है। बैंक अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देंगे। लेकिन इससे पहले ही एलआईसी ने तो पब्लिकली अपनी स्थिति साफ कर दी। एलआईसी ने क्या कहा? एलआईसी ने कहा कि उसने अपने टोटल मार्केट इन्वेस्टमेंट का 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाया है। 1% से भी कम। इसलिए अगर अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 0 भी हो जाती है तो एलआईसी को कोई खतरा नहीं है, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है। एलआईसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा उसने पिछले कुछ साल में अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू सोमवार को 56,142 करोड़ रुपए थी। वहीं स्टेट बैंक ने अडानी को $2.6 बिलियन यानी 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से एक बार भी कोई किस्त डिफॉल्ट नहीं हुई। सारा पैसा टाइम पर मिलता रहा है। और अडानी ग्रुप के जो एसेट्स हैं, जो गारंटी तौर पर एसबीआई के पास हैं, उसके हिसाब से एसबीआई का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है। एक और सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। कई प्राइवेट बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन दिया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर सारे इंडियन और इंटरनेशनल बैंक्स का कर्जा मिला भी लिया जाए तो भी सिर्फ गौतम अडानी की अपनी निजी संपत्ति उससे ज्यादा है। अडानी की नेटवर्थ बैंकों के कर्ज से ज्यादा है। उनकी कंपनियों में कैश फ्लो पर्याप्त है। पिछले कुछ साल के दौरान अडानी ग्रुप की आमदनी के मुकाबले लोन कम हुआ है, इसलिए डिफॉल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी बातें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं। अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की नेटवर्क अडानी की कंपनियों जो लोन लिए हैं उससे 20 गुना ज्यादा है, इसलिए बैंक निश्चिंत है। लेकिन मामला सियासी है, पार्टी ने हंगामा कर दिया है तो लोगों के मन में डर बैठ सकता है कि कहीं उनका पैसा न डूब जाए। इसलिए निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए गौतम अडानी ने एक बड़ा साहसिक फैसला किया। अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीए के फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद इसे वापस लेने का फैसला किया। भारतीय मार्केट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज तक किसी बिजनेसमैन ने इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं दिखाई। क्योंकि अफरा तफरी के माहौल में अडानी की कंपनियों के शेयर्स के दाम लगातार गिर रहे हैं। इससे निवेशकों को नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए गौतम अडानी ने ऐलान कर दिया कि फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी वो 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस ले रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। गौतम अडानी ने कहा कि निवेशकों को नुकसान न हो, उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए उन्होंने फिलहाल एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि गौतम अडानी ने यह भी साफ किया है कि अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं। इसलिए जैसे ही अफरा तफरी का माहौल खत्म होगा वो दोबारा एफपीओ लाएंगे। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. For me,
The interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. We have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation and growth will be managed by our internal accruals. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने गौतम अडानी के इस फैसले को बहुत हिम्मत वाला कदम बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गौतम अडानी एफपीओ वापस नहीं लेते तो शेयर एलोकेट होते ही उनके इन्वेस्टर को 30% तक का नुकसान हो जाता। इसीलिए अडानी ने कंपनी से पहले अपने इन्वेस्टर्स की चिंता की, जो बहुत अनयूजुअल है। देखिए, पहला तो ये सबसे बड़ा एफपीओ था भारत का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं, 20,000 करोड़ का। और उन्होंने देखा कि 3200 रुपए की अपर रेंज में प्राइस थी। हम प्राइस बैंड होता है, जब भी आईपीओ या एफपीओ निकाला जाता है तो उसका एक प्राइस बैंड होता है, तो अपर प्राइस बैंड 3200 रुपए से ऊपर का था। और जब शेयर्स गिर के 2100-2200 रह गए, घूम रहे थे 2300, कभी 2400, 2100, 2200, तो उनको लगा कि जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत थोड़ी मात्रा में किया। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हम QIP कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो अडानी ग्रुप को लगने लगा कि अगर 3200 रुपये का शेयर मैं दे रहा हूँ अपर प्राइस बैंड पे, और प्राइस उसकी स्टॉक मार्केट में 2200, 2300, 2100 रुपये है, तो उनको लगा कि ये मॉरली इनकरेक्ट है। यही उनका स्टेटमेंट भी आया कि ये तो मुझे लग रहा है उनके जहन में ये बात हजम नहीं हुई कि भाई कोई आदमी को मैं ज़बरदस्ती 2100 रुपये, 2200 रुपये का शेयर 3200 रुपये का खरीदवा दूँ, तो उसका तो ये पहले दिन से ही घाटे का सौदा हो गया। उसकी जो टोटल उसने पैसा लगाया है, उसकी वैल्यू लेते ही सीधा करीब 33% डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इसको वापस लेने का निर्णय किया कि अब ये वापस होना चाहिए। अब मोटी बात यह है कि न तो नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की संख्या कम है जिन्हें अडानी का बहाना मिल गया है, और न ही अडानी से जलने वालों का नंबर कुछ कम है। जो लोग ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अडानी एक बबल है, एक गुब्बारा है, न जाने कब फट जाए, अडानी का बिजनेस कब खत्म हो जाए, तो मैंने इस बात की रिसर्च की कि आखिर गौतम अडानी के बिजनेस की वैल्यू क्या है। जिस गौतम अडानी के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, उनके एसेट्स क्या हैं। अडानी के पास भारत में गंगावरम, मुंद्रा और हजीरा जैसे पोर्ट्स हैं। अडानी ग्रुप केरल के विजिंगम में सिंगापुर और कोलंबो जैसे डीप वाटर पोर्ट बना रही है। देश भर में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हैं, जिसमें से 13,500 मेगावाट थर्मल पावर बनती है। इसमें से ज्यादातर क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। अडानी ग्रुप के पास 650 मेगावाट सोलर पावर बनाने की कैपेसिटी है। 18,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं और 30,000 MVA की ट्रांसफर कैपेसिटी है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। गौतम अडानी के पास देश के 6 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। 2025 में शुरू होने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी की कंपनी ऑपरेट करेगी। देश की टॉप सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा अडानी ग्रुप के पास है। भारत का सबसे बिजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुंद्रा में है, वो अडानी ग्रुप का है। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस हैं, जिससे भारत की पावर प्लांट्स में भी हाई ग्रेड कोल की सप्लाई होती है। अडानी ग्रुप NTPC की अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट की पार्टनर भी है। अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनियां जैसे
अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मार, अडानी टोटल गैस के जरिए अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। तो फाइनली एक बात कहना चाहता हूं, अडानी एक उद्योगपति हैं, उनकी वेल्थ कम हो या ज्यादा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अडानी जी जो पोर्ट बनाए, थर्मल पावर स्टेशन बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए, ये अडानी ने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। ये देश की संपत्ति है, देश की जनता के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। उद्योगपति कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल वजह से हम उन पर हमला करेंगे तो इसमें देश का कितना नुकसान है, इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में सरकारें, हेड ऑफ द स्टेट्स और लोग अपने यहां वेल्थ क्रिएट करने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहां टेंडेंसी है लोग किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसी पर भी शक करने लगते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। मुझे लगता है इस सोच को बदलने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी गौतम अडानी के खिलाफ राशन पानी लेकर मैदान में है। आम आदमी पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों है, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। असल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले के केस में आज जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है, उससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब व्यापारी से वीडियो कॉल पर बात की थी। केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है, विजय नायर शराब घोटाले का आरोपी है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया कि शराब व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी को 70 लाख रुपए कैश में दिया। इस रकम का इस्तेमाल गोवा के असेंबली इलेक्शन में किया गया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया। 5 आरोपियों और 7 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को 23 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने का पर्याप्त आधार मौजूद है, लेकिन केजरीवाल ने इस मामले को हल्का करने की कोशिश की। असल में केजरीवाल आज बजट पर रिएक्शन देने आए थे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार दिल्ली का हक मार रही है, दिल्ली को उसके हक का पैसा नहीं दे रही है। लेकिन जब उनसे शराब घोटाले में ईडी के चार्जशीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईडी हजारों चार्जशीट पेश करती है, लेकिन किसी को सजा नहीं होती, इसलिए उन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईडी क्या कह रहा है। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में, उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक पूरा फिक्शन है। असल में केजरीवाल के खिलाफ जब भी कोई इस तरह का इल्जाम लगता है तो सीधा सीधा जवाब देने पर बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। आपको याद होगा स्कूल घोटाले का इल्जाम लगा तो केजरीवाल कहने लगे कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जब शराब घोटाले का इल्जाम लगा तो केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए वो डर गई है, इसलिए इस तरह के इल्जाम लगा रही है। उस वक्त भी केजरीवाल ने यह नहीं बताया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, गड़बड़ नहीं हुई तो उन्होंने अपनी लिकर पॉलिसी वापस क्यों ली। अब ईडी की दूसरी चार्जशीट आई है तो वो कह रहे हैं कि ईडी किसी को सजा नहीं दिलवा पाती। कल कहेंगे कि उनकी पार्टी ने गौतम अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मामला अब कोर्ट में है, कोई बहाना नहीं चलेगा। केजरीवाल को कोर्ट में अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और यह काम आसान नहीं है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने और आरएसएस ने यह साफ कर दिया कि जो लोग जातिवाद का जहर खोल रहे हैं वो समाज का, सनातन धर्म का और देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आज भारत सेक्युलर देश है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। सनातन धर्म की खासियत ही यही है,
ये सभी पंथ और सभी मजहबों का सम्मान करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केरल में जब देश की पहली मस्जिद बनी तो बनवाने वाले हिंदू राजा ही थे। हिंदुओं ने सबको शरण दी, सबकी रक्षा की। योगी ने कहा कि सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है, दूसरे धर्मों के लोगों की भलाई की कामना करता है, फिर सनातन में जाति का भेद कैसे हो सकता है। योगी ने कहा जो लोग आजकल रामचरितमानस को लेकर समाज में जाति भेद पैदा करना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बातें हताशा में कर रहे हैं। उनका मकसद देश को, प्रदेश को विकास के एजेंडे से डिरेल करना है और वो इसमें कामयाब कभी नहीं होंगे। जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु किसी का हित और अहित नहीं है। इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने को अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट किया यूपी के अंदर? कभी नहीं किया। उनके समय कोई उद्योग क्यों नहीं आ पाते थे? उनके समय में दंगे क्यों होते थे? पर्व और त्योहारों के समय में लोगों के चेहरे पर एक भय और दहशत क्यों छा जाता था? क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं था, लोक कल्याण का नहीं था, एजेंडा कुछ और था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। योगी आदित्यनाथ ने सौरभ शर्मा से ये सारी बातें उस वक्त की जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, निवेश के लिए बात होने वाली है, और सौरभ शर्मा ने जो भी सवाल पूछे योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बेबाकी से, बड़े खुलकर उनका जवाब दिया। बड़ी बात यह है कि आरएसएस ने भी आज वर्ण व्यवस्था को लेकर तीखे कमेंट किए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, संघ हिंद महासागर से लेकर सिंधु नदी के बीच रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानता है, और फिर चाहे वो किसी भी पंथ से हो, किसी संप्रदाय को मानने वाले हो या उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो। होसबोले ने कहा, सनातन धर्म को भी वक्त के हिसाब से बदलने की जरूरत है। दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे थे कि हिंदू समाज को छुआछूत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जो पहले से चला आ रहा है वो हमेशा चलता रहे, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अनटचेबिलिटी पाप है और इसे छुटकारा पाना जरूरी है। अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज पाप है ही नहीं। और ये वर्ण व्यवस्था जो किसी काल में जब किए थे उस समय की आवश्यकता होगी, समाज वैसे ही नहीं रह सकता, रोके हुआ पानी नहीं हो सकता। तो इसीलिए समाज में परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए वो कालबाहिर है, आउटडेटेड है। इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोरी बिस्तर के साथ वो जाना चाहिए। इस प्रकार के संघ के नेतृत्व करने वाले पूज्य बाला साहेब देवव्रत जी पुणे के व्याख्यान माला में जो विचार रखा 1974 के मई में, वह संघ के लिए एक हमेशा के लिए मार्गदर्शन हो गया, हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शन। इसलिए ये युग परिवर्तन जो होता है उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए पुराने हमारे दादा परदादा ने जो कहा था वही आज चलेगा, ऐसा नहीं होता हर चीज में। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो विचार रखे वो बिल्कुल सही है।
हमारे देश की सियासत बड़ी मुश्किल से जातिवाद की जकड़ से निकलकर विकास के मुद्दे पर आना शुरू हुई है। ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हवाला देकर समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही है, जातिवाद का हुआ खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ये ठीक नहीं है। ये देश को पीछे ले जाएगा। अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज के ज़माने में आस्था की आड़ में भावनाएं भड़काने की कोशिश हो, समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश हो, ये ठीक नहीं है। जब समाज में अविश्वास बढ़ता है तो विकास ठप हो जाता है, और जब विकास नहीं हो पाता तो देश की क्या हालत होती है, इसका उदाहरण हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में दिखाई देता है। पाकिस्तान में अब सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की पुलिस अब फौज के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो गई है। पाकिस्तान से आज हैरान करने वाली खबर आई। पाकिस्तान में पुलिस ने अपनी फौज के खिलाफ बगावत कर दी। अब पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तानी आर्मी को आतंकवादी बता रही है। पाकिस्तानी फौज पर आतंकवादी हमले करवाने का इल्जाम लगा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हजारों पुलिस वाले सड़कों पर उतर आए। पेशावर के पुलिस वाले कह रहे हैं कि पेशावर की मस्जिद में 3 दिन पहले जो धमाका हुआ उसके पीछे आईएसआई का हाथ था। 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद पर सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें से ज्यादातर तो पुलिस वाले थे। उसके बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पुलिस वाले बेहद नाराज हैं। वो इस सुसाइड अटैक के लिए पाकिस्तानी फौज और खास तौर पर आईएसआई को जिम्मेदार बता रहे हैं। पुलिस वाले नारे लगा रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्द पैदा किए, जो अब उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। पेशावर की मस्जिद में ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था कि खुद को उड़ाने वाला आतंकवादी वर्दी पहनकर आया था। वो मस्जिद के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी से गले भी मिला था। उसके बाद उसने मस्जिद के भीतर जाकर खुद को नमाजियों के बीच बम से उड़ा दिया था। इस हमले में मारे गए ज्यादातर लोग पठान थे। उनका आरोप है कि पंजाब सूबे ने अपने सियासी फायदे के लिए आतंकवादी संगठन बनाए और इसकी कीमत पश्तूनों को चुकानी पड़ रही है। मसला बेसिकली निजाम का है, हमारे ऑफिसर का नहीं है, हमारा नहीं है, बेसिकली निजाम का है। क्या अच्छा मैं सोशल मीडिया पे भी कल से एक दूसरा मैसेज देख रहा हूँ जी, क्या हुआ है कि पुलिस लाइन में धमाका हो गया तो अभी इलेक्शन जो है तो लेट हो जाएंगे। भाई तुम लोगों के इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना? हम तो मर फट रहे, पोलियो करके मर रहे। हम जो है तो जहाँ पे भी आप बेसिकली यहाँ पे धमाका हुआ था, आपने वो वीडियो देखिए, एक सिपाही खड़ा था, उसने खुदकुश को गले लगा लिया था। अब आप सोचे यार, कौन 30-40 हजार के 30-40 हजार के लिए कौन एक खुदकुश को गले लगा सकता है? अपने पीछे पूरी फैमिली कौन। अब सोचिए उस मुल्क का भविष्य क्या होगा जहां हथियारों से लैस पुलिस वाले अपने ही मुल्क की फौज को दहशतगर्द बता रहे हों, फौज पर फिदाइन हमला करवाने का इल्जाम लगा रहे हों। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में फौज के खिलाफ पुलिस की बगावत हालात को और बिगाड़ सकती है। इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत आर्मी के बचाव में उतरी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर देश को बांटा नहीं जाना चाहिए। सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल तो यह है कि आतंकवादी खुद पाकिस्तान ने ही पैदा किए हैं, जो आज उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। इसमें पेशावर और लाहौर की कोई तकसीम नहीं है। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन जो है वो इसी तरह से सोच भी रहा है और गिला भी है उसे। मैं ऐसी हर बात को रद्द करता हूं कि जो ये बात जो है ये पेशावर और लाहौर के दरमियान की जाए या पेशावर और
रावलपिंडी या इस्लामाबाद के दरमियान की जाए। ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी फौज का बचाव किया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछली सरकारों ने अमेरिका के कहने पर आतंकवादी संगठन बनाए और मुल्क को गिरवी रख दिया। आज पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ है। हम तो एक रहन रखी हुई, गिरवी रखी हुई कौम है जिसके अपने हाथ में अपना मुस्तकबिल नहीं है, जिसका माजी इस बात की शहादत देता है कि ये सारा कुछ जो है तबाही का जो जितना सिलसिला, जितना जो तबाही का जो है सफर जो है ये हमने खुद तय किया है। हमने खुद इस मंजिल का तयन किया। अगर आज से 25-30 साल 40 साल कबल जो है अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूं, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए या उनके दवाम के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, उनके इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। We must put our house in order first. यहां पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। पेशावर में पुलिस वालों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बगावत की, उसके पीछे इमरान खान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इस सूबे में कुछ दिन पहले तक इमरान खान की पार्टी की हुकूमत थी। इसीलिए कहा गया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बगावत के लिए भड़काया। इसीलिए अब पाकिस्तानी फौज ने भी बड़ा एक्शन लिया है। इमरान खान सरकार के सहयोगी और उनकी सरकार में होम मिनिस्टर रहे शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख राशिद को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने जब शेख राशिद को गिरफ्तार किया तो खूब हंगामा हुआ। शेख राशिद गिरफ्तार करने आई पुलिस से भिड़ गए। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। मैं कह रहा हूं बदतमीजी अभी नहीं कर दे, मैं बहुत बर्दाश्त कर दिया। हालांकि पुलिस पर शेख रशीद की धमकियों का असर नहीं हुआ और उनको अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने कहा कि वो अब शहबाज शरीफ हुकूमत का तख्ता पलट के रहेंगे। मैंने याह्या खान का कोर्ट मार्शल काटा है, मैंने खत्म नबूवत में 2 साल कैद काटी है। मैं अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह की हिम्मत के बगैर कुछ नहीं होता। 70 साल की उम्र में भी इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों की हुकूमत खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। फरवरी में शेख रशीद पिछले साल अप्रैल तक पाकिस्तान के होम मिनिस्टर थे। वो पाकिस्तानी फौज के करीबी माने जाते हैं, उसके वफादार कहे जाते हैं। ऐसे में जब शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके सपोर्टर्स का पूरा गुस्सा शहबाज सरकार पर फूट पड़ा। ये मुझे मेरे घर से उठाया जो पंजाब में आता है, सारा सामान उठा लाए और ये SHO खास ट्राउट है नून का ये वड़ैच, और मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूं मैं छोड़ूंगा नहीं। कानून के तहत मैं जमानत में हूं 6 तारीख तक। मैं आपको नशे में नजर आता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कभी शराब नहीं पी। तशद्दुद किया आपने? मेरे सब मुलाजमों को मारा है, सब चीजें लूट लाए। ये खुद चोर और डाकू है। मैं पोली की नहीं लिख जा रहा हूं। ये शेख रशीद हैं जो कुछ दिन पहले तक कहते थे वो पक्के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए AK-47 उठा लेंगे। आज वही शेख साहब अपनी सरकार को दहशतगर्द बता रहे हैं। जो सनाउल्लाह खान पहले कश्मीर में हमले करवाने वाले आतंकवादियों को मुजाहिदीन बताकर उन्हें शाबाशी देते थे, अब वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर सांप को दूध पिलाया जाएगा तो दूध पिलाने वालों को तो डसेगा।
और पड़ोस में भी खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ यही हुआ है, इसलिए पछताने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज आरिफ नाम के एक ऐसे आतंकी को अरेस्ट किया है जो ब्लास्ट करने के लिए परफ्यूम की बोतल में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट करता था। ये पहला मौका है जब इस तरह का परफ्यूम बम रिकवर किया गया है। आरिफ नाम का यह आतंकी पहले सरकारी स्कूल में टीचर था, लेकिन बाद में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। रियासी के रहने वाले आरिफ को पुलिस ने नरवल इलाके में कुछ दिन पहले हुए ट्विन ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया है। 21 जनवरी को नरवाल में 20 मिनट के अंदर 2 विस्फोट हुए, जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक आरिफ 3 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।